हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 7 म्यूचुअल फंड्स अपना सेकंड पार्ट बना रहे हैं वीडियो का। तो इसमें हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने बैलेंस फंड तक सब कुछ कवर कर लिया था। तो अब हम करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी पे ओपन एंडेड फंड्स आज हम पढ़ेंगे। यहाँ में दिया है ओपन एंडेड फंड्स। तो ये क्या होता है इसके बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। दीज फंड्स डू नॉट हैव अ फिक्स डेट ऑफ रिडेम्पशन, जनरली दे आर ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रिडेम्पशन थ्रू आउट द ईयर. Their prices are linked to the daily net asset value NAV. From the investor perspective, they are much more liquid than close-ended funds. तो open-ended funds जो होते हैं ये हमारे फिक्स डेट ऑफ रिडेम्पशन के लिए नहीं होते, यानी कि इनके लिए अगर हमने इन्हें खरीदा है या फिर अगर हमने इन्हें बेचा है तो हमें कोई एक फिक्स डेट पे इनका पैसा नहीं देना पड़ेगा। इनकी कोई फिक्स डेट नहीं होती, जब हमारी मर्जी होती है एक टाइम के अंदर अंदर हम इनकी पेमेंट कर सकते हैं। तो इनकी फिक्स डेट ऑफ रिडेम्पशन नहीं होती है। और जनरली ये क्या होता है, हम इन्हें पूरे साल में कभी भी अपना सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, यानी कि हम पूरे साल में ओपन एंडेड फंड्स में कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी इन्हें सेल कर सकते हैं किसी भी दूसरे इन्वेस्टर को, यानी कि जनरली ये ओपन रहता है, कभी भी हम इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। और इनके जो प्राइसेस होते हैं वो नेट एसेट वैल्यू नेव पर डिपेंड करते हैं, यानी कि देयर प्राइसेस आर लिंक्ड टू डेली नेट एसेट वैल्यू। यानी कि जैसे नेव क्या होता है हमारा पर यूनिट, यानी कि एक शेयर में जो यूनिट है उसकी वैल्यू, तो उसी की तरह हमने पढ़ रखा है नेव क्या होता है। तो उसी की तरह यहाँ पे जो ओपन एंडेड फंड्स है उनकी वैल्यू हम डिसाइड करते हैं, यानी कि एक यूनिट का कितना प्राइस होगा उस तरह से ओपन एंडेड फंड्स का जो प्राइस है वो डिसाइड करते हैं। और जो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं वो मोर लिक्विड देन क्लोज एंड फंड्स, यानी कि ओपन एंडेड फंड्स जो होते हैं उन्हें हम ज़्यादा इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, मोर लिक्विड एज कम्पेयर टू क्लोज एंड फंड्स। तो क्लोज एंड फंड्स हम आगे पढ़ेंगे तो देख लेते हैं कि इन दोनों में जो ज़्यादा लिक्विडेड है, यानी कि जो ज़्यादा इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होता है हमारा ओपन एंडेड फंड्स। तो जो इन्वेस्टर है वो जब मन चाहे अपने फंड को सेल करके या परचेज करके अपने पैसे को कन्वर्ट कर सकता है इन कैश। तो ये हमारा ओपन एंडेड फंड्स कंप्लीट हो गया। सेकेंड हमें दिया है क्लोज एंडेड फंड्स। तो दीज फंड्स आर ओपन इनिशियली फॉर एंट्री ड्यूरिंग द initial public offering IPO and thereafter close by entry as well as exit. These funds have a fixed date of redemption. One of the characteristics of the close-ended scheme is that they are generally traded at discount to NAV, but the discount narrows at the maturity nears. तो यहाँ पे हमें दे रखा है, देखो अब ओपन एंडेड फंड्स में क्या था, डू नॉट हैव फिक्स्ड रिडेम्पशन, यानी कि फिक्स डेट ऑफ रिडेम्पशन नहीं थी ओपन एंडेड फंड्स में। लेकिन जो क्लोज एंड फंड्स हैं दीज हैव अ फिक्स डेट ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि इनका पे करने का एक फिक्स डेट होती है कि इस डेट तक आपको अपना जो पैसा है वो पे करना पड़ेगा, जो आपने इन्वेस्ट करा है वो सारा पैसा आपको इसका देना पड़ेगा। तो क्लोज एंडेड फंड्स में क्या होता है, एक फिक्स डेट ऑफ रिडेम्पशन अपने इन्वेस्टर को दी जाती है। और क्या होता है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोज एंड फंड स्कीम इज जनरली ट्रेडेड एट डिस्काउंट, यानी कि जो क्लोज एंड फंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, जनरली डिस्काउंट पे क्या किया जाता है, ट्रेड किए जाते हैं। यानी कि जो भी इन्वेस्टर इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता है वो जनरली उन्हें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिल जाता है। देखो अगर 5 साल का किसी ने ये फंड अपना 5 साल का टाइम पीरियड का है, तो अगर उसने आज इन्वेस्ट किया तो उसे आज डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर वो 3 साल बाद करता है, क्योंकि 3 साल के बाद क्या होगा, मेच्योरिटी डेट पास आ जाएगी तो उसे पैसा 2 साल के बाद ही देना पड़ेगा। तो इसलिए उन्हें डिस्काउंट क्या मिलता है, थोड़ा कम मिलता है। लेकिन अगर हम जल्द से मतलब शुरुआत में ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं क्लोज एंडेड फंड्स में, तो यानी कि हमें मैच्योरिटी डेट जो है वो हमारी 5 साल के बाद है, इसलिए हमें डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है नेव पर। तो इसलिए जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं वो हमें डिस्काउंट पर क्या मिलते हैं, जनरली हमें खरीदने के लिए मिल जाता है। तो इनका जो मैच्योरिटी डेट है अगर वो पास में, यानी कि अगर एक टाइम जैसे 5 साल का टाइम पीरियड है और 4 साल हमने कंप्लीट कर लिए, तो जो 1 साल में जो डिस्काउंट है वो हमें कम मिलेगा। लेकिन अगर 5 साल का टाइम पीरियड है और अभी हमने बस 2 साल ही कवर कर रहे हैं, 3 साल अभी बचे हैं, तो हमें डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो ये हमारे मैच्योरिटी डेट पर हमारा डिस्काउंट यहाँ पे डिपेंड करता है। और ये जो हमारे फंड्स होते हैं ये कब ओपन होते हैं, दीज फंड्स आर ओपन इनिशियली फॉर एंट्री
ड्यूरिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब हम कोई भी इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ, जब हम किसी कंपनी से किसी सिक्योरिटी से रिलेटेड जब हम आईपीओ को क्या करते हैं मार्केट में लाते हैं, तो तब ये जो फंड्स हैं वो ओपन होते हैं। और जैसे ही हमारा आईपीओ जो है वो क्लोज हो जाता है, जैसे ही हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद ही हमारे क्लोज एंडेड फंड्स भी क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। यानी कि अगर किसी कंपनी ने अपना आईपीओ निकाला है तो तब हम उसमें क्लोज एंडेड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आईपीओ उसको क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद जो है ये क्लोज एंडेड फंड्स जो होते हैं ये भी हमारे बंद हो जाते हैं। इसके बाद हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अपना अब हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमें एक लाइन दे रखी थी पीछे, दीज फंड्स आर ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ओनली वंस एंड कैन बी रिडीम्ड ओनली ऑन द फिक्स डेट ऑफ रिडेम्पशन। द यूनिट ऑफ दीज फंड्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज विद सर्टेन एक्सेप्शंस एंड ट्रेडेबल एंड द सब्सक्राइबर्स to the funds would be able to exit from the fund at any time through the secondary market। यानी कि इसमें हमें क्या दे रखा है कि जो हमारे क्लोज एंडेड फंड्स जो होते हैं इनमें हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार अपना सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो ओपन एंडेड फंड्स था उनमें हम एक साल में कभी भी कितनी बार भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन जो हमारे क्लोज एंडेड फंड्स हैं इनमें हम क्या कर सकते हैं, ओनली वंस, यानी कि एक बार ही हम क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम इसमें सब्सक्राइब हो सकते हैं, यानी कि हम इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी कि एक साल में बस एक ही बार अपना सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। एंड इसकी क्या होती है, फिक्स डेट ऑफ रिडेम्पशन होती है। अगर हमने इसमें अपना सब्सक्रिप्शन किया है तो इसकी जो फिक्स डेट ऑफ रिडेम्पशन है उसमें हमें अपना पैसा इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें कोई एक फिक्स डेट दे दी है तो इस तारीख को हमें इसका पैसा देना पड़ेगा। और ये जो फंड्स की जो यूनिट्स होती हैं ये क्या होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। तो जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं इसकी फंड्स की जो यूनिट्स हैं जिसपे हमारा क्या होता है, प्राइस डिसाइड होता है, तो उसकी जो यूनिट्स हैं वो हमारी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड तरीके से चल रहा है काम, ये जो है स्टॉक एक्सचेंज में सारा काम लिस्ट होता है, फॉर्मली तरीके से सारे काम कंप्लीट किए जाते हैं। are tradable and the subscribers to the fund would be able to exit from the fund at any time through the secondary market। और अगर किसी इन्वेस्टर ने अपना पैसा क्लोज एंडेड फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया है लेकिन अब वो क्या चाहता है, अब वो इसमें और इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो वो क्या कर सकता है, कभी भी इसमें से एग्जिट हो सकता है। यानी कि कभी भी वो इस सेकेंडरी मार्केट की जो सिक्योरिटी है क्लोज एंडेड फंड्स इसमें से एग्जिट हो सकता है, यानी कि अपना पैसा इसमें से निकाल के इस सिक्योरिटी को वो छोड़ सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें दे रखा है व्हाट आर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स दैट म्यूचुअल फंड्स ऑफर, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में और कौन कौन से अलग अलग तरीके के प्लान्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो म्यूचुअल फंड में ऑफर करता है। द टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स जनरली रेफर्स टू द सर्विस दैट आर फंड प्रोवाइडेड to investor offering different ways to invest or reinvest। इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान को यहाँ पे हमें डिफाइन कर रखा है। ये इन्वेस्टमेंट प्लान की डेफिनेशन है, द टर्म जनरली रेफर्स टू द सर्विस दैट फंड प्रोवाइड टू इन्वेस्टर ऑफरिंग डिफरेंट वे टू इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट। यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लान्स का मतलब होता है कि ये वो प्लान होते हैं जो क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरह की सर्विसेज। यानी कि अगर हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान होगा तो हमें पता होगी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट जो हम करने वाले हैं इसमें हमारा पैसा कहाँ पे यूज होने वाला है और किस तरह से हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो जब हम इन्वेस्टर को एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपका जो फंड है उसमें हम किस किस तरीके से डिफरेंट तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आगे देख लेते हैं, द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान are an important consideration in the investment decision because they determine the flexibility available to the investor। Some of the investment plan offered by mutual funds in India are, तो जो हमें इन्वेस्टमेंट प्लान है वो ज़रूरी क्यों है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इन्वेस्टर को पता होगा कि उसके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ये डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट प्लान पे, कि अगर हमें एक प्लान दे दिया गया कि इस तरह से हम आपके पैसे को इन्वेस्ट होगा और इस तरह से यूज़ करेंगे तो इस तरह से हमारा बेनिफिट हमें मिलेगा और इस तरह से हमारा पैसा जो है वो इंक्रीज होने वाला है। तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट लेने का डिसीजन है कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो सोच पाएगा, समझ पाएगा कि हाँ मुझे इस सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो वो जो डिसीजन है उसे लेने में ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है इन्वेस्टमेंट प्लान की वजह से, क्योंकि इन्वेस्टर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहेगा कि उसका पैसा सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा। तो जो इन्वेस्टर है उसे ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी और जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो अब जो म्यूचुअल फंड्स इंडिया में
ऑफर करता है इन्वेस्टमेंट प्लान, वो देख लेते हैं। ये दो तरीके के प्लान है, एक है हमारा ग्रोथ प्लान एंड डिविडेंड प्लान और दूसरा है हमारा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसे पढ़ लेते हैं। ग्रोथ प्लान इज अ प्लान अंडर अ स्कीम वेयर इन द रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टर आर री इन्वेस्टेड एंड वेरी फ्यू इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस इफ एनी आर मेड। द इन्वेस्टर दस ओनली रियलाइजेस कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ग्रोथ प्लान है और इसके बाद वाला जो है वो हमारा डिविडेंड प्लान है। तो यहाँ ग्रोथ प्लान समझ लेते हैं। ग्रोथ प्लान क्या है? ग्रोथ प्लान हमारा एक ऐसा प्लान है, ये एक स्कीम है जिसमें क्या होता है, अगर इन्वेस्टर ने अपना पैसा ग्रोथ प्लान की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया तो उसके बाद जो उसे रिटर्न मिलेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिटर्न तो मिलना है, तो वो जो उसे रिटर्न मिलेगा उसे वो री इन्वेस्ट कर सकता है और क्या हो सकता है, मतलब जो उसे पैसा मिला उसे वो दोबारा री इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यानी कि अगर किसी इन्वेस्टर ने अगर अपने 1,00,000 इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर अगर 50,000 का रिटर्न आया तो अब वो 1,50,000 हो गए। तो अब अगर क्या करना है, उसे और ज़्यादा पैसा कमाना है। ये किस लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन द इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर इन्वेस्टर को अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, समझ लो अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करी और उसे अभी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो क्या चाहता है कि वो अभी अपने पैसे को बैंक में ही रखना चाहता है, जहाँ भी उसने सिक्योरिटी में जिसमें भी सेव किया उसे अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो वो बस उसे बढ़ाना चाहता है, तो वो ग्रोथ प्लान में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। उससे क्या होगा, उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, अब 1,50,000 हो गए, अभी उसे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो 1,50,000 को दोबारा से री इन्वेस्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, अब ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा रिटर्न आएगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो है वो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, यानी कि जो हमारा पैसा है, कैपिटल यानी कि हमारा पैसा, तो वो पैसा क्या होता है, ग्रो होता रहता है। तो ये हो जाता है हमारे ग्रोथ प्लान, यानी कि वो ऐसे प्लान जिसमें हम अपने रिटर्न जो हमें इन्वेस्टमेंट से मिला है उसे हम री इन्वेस्ट कर पाए, तो वो होता है हमारे ग्रोथ प्लान। इसमें सिर्फ हमें कैपिटल जो एप्रिसिएशन चाहते हैं, यानी कि जो पैसे को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। डिविडेंड प्लान देख लेते हैं। अंडर द डिविडेंड प्लान इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस प्लान इज आइडल टू दोज इन्वेस्टर रिक्वायरिंग रेगुलर इनकम। अब देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टर था वो था कि उसे अभी पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन डिविडेंड प्लान में क्या होता है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी उसके बाद जो हमें रिटर्न मिल रहा है, यानी कि एक तरीके से हमारी इनकम ही होती है वो, तो जो हमें इनकम मिल रही है वो क्या होती है, मंथली या टाइम टू टाइम, जो भी टाइम पीरियड है, टाइम टू टाइम क्या है वो इन्वेस्टर को मिलती रहती है। कि अगर किसी ने 1,00,000 इन्वेस्ट करे हैं तो अगर उसका रिटर्न आ रहा है 1,50,000, तो टाइम टू टाइम क्या होगा, वो 50,000 उसे इन्वेस्टर को मिलते रहेंगे। तो रेगुलर इनकम बन गई ना उसकी। तो डिविडेंड प्लान में हमने दोबारा री इन्वेस्ट नहीं किया पैसे को, हमने क्या किया, वो जो हमारी इनकम आई उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि बांट दिया इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम में। यानी कि किन के लिए आइडल होती है, किन के लिए अच्छी होती है, उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी होती है जिन्हें क्या चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए, जिन्हें क्या चाहिए, अभी पैसा बढ़ाना नहीं है, उन्हें पैसे की जरूरत है, उन्हें रेगुलर इनकम चाहिए, तो उनके लिए डिविडेंड प्लान ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। आगे देख लेते हैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अभी ये देख लेते हैं, री इन्वेस्टमेंट तो हमें समझ में आ गया, यानी कि दोबारा इन्वेस्ट करना। तो अब डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है ये देख लेते हैं। डिविडेंड प्लान ऑफ अ स्कीम carry an additional option for reinvestment of income distribution. This is referred to as the dividend reinvestment plan. Under this plan, dividends declared by a fund are reinvested in the scheme on behalf of the investor, thus increasing the number of units held by the investors. तो इसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ में दिया है डिविडेंड प्लान ऑफ स्कीम कैरी एन एडिशनल ऑप्शन फॉर री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो डिविडेंड प्लान जो भी हमने ऊपर पढ़ा उसमें क्या था कि जो हमारी रिटर्न हमें आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, हम रेगुलर इनकम हम इन्वेस्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन डिविडेंड प्लान में क्या होता है, एक एडिशनल ऑप्शन होता है, एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कि आप चाहो तो आप अपने पैसे को दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हो, जो मतलब यानी कि जो आपको रिटर्न मिल रहा है उससे रेगुलर इनकम के बेसिस पे ना लेकर आप क्या करना, उसे दोबारा री इन्वेस्ट करना। तो ये एक एडिशनल ऑप्शन हमें डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में मिलता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम बंद कर सकते हैं और अपने डिविडेंड को री इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा रिटर्न आया, यानी कि जो हमारा डिविडेंड आया उसे हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से री इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोबारा से री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अंडर दिस प्लान डिविडेंड्स डिक्लेयर बाय अ फंड आर री इन्वेस्टेड इन द स्कीम ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। तो लेकिन ये जो हमारा स्कीम है इसमें जो हमें रिटर्न मिला, इसमें इन्वेस्टर आके खुद से अपना पैसा री इन्वेस्ट नहीं कर रहा, इसके इन्वेस्टर के बिहाफ पे, यानी कि जो इन्वेस्टर है उसके
इन्वेस्टर री इन्वेस्ट नहीं करेगा, यानी कि जो जिसने पैसा लगाया है वो दोबारा से अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा, उसके बिहाफ पे कोई और इंसान क्या करेगा, उसके पैसे को री इन्वेस्ट करता है। तो ये होता है हमारा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इससे क्या होता है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट हेल्ड बाय द इन्वेस्टर, यानी कि इन्वेस्टर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था अब वो अगर उसे दोबारा इन्वेस्ट करेगा तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो ग्रोथ प्लान, डिविडेंड प्लान और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे दोनों कंप्लीट हो गए। अब जो हमारे राइट्स हैं इनके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ में दिया है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द राइट्स दैट आर अवेलेबल टू अ म्यूचुअल फंड्स होल्डर इन इंडिया, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स होल्डर होते हैं उन्हें इंडिया में कौन कौन से राइट मिले हुए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एज पर सेबी रेगुलेशन ऑन म्यूचुअल फंड्स एन इन्वेस्टर इज एंटाइटल्ड टू, फर्स्ट राइट है हमारा, रिसीव यूनिट सर्टिफिकेट्स और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कंफर्मिंग योर टाइटल विद इन 6 weeks फ्रॉम द डेट यू रिक्वेस्ट फॉर अ यूनिट सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड बाय द म्यूचुअल फंड्स, यानी कि अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो आपने किसी एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया होगा, तो उस सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आपका यूनिट सर्टिफिकेट है या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कंफर्मिंग जो है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक चीज़, यानी कि जो आपका यूनिट सर्टिफिकेट है, आपने जिस भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है आपको वो यूनिट सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, 6 हफ्तों के बीच में 6 हफ्ते के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक रिक्वेस्ट, एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कि मुझे यूनिट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दो क्योंकि मैंने म्यूचुअल फंड्स की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है। तो जब आप अपनी सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट डाल दोगे तो उसके बाद 6 हफ्तों के अंदर अंदर आपको जो आपका यूनिट सर्टिफिकेट है वो आपको रिसीव हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। ये हमारा फर्स्ट राइट है। सेकंड दिया है, रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल पोजीशन एंड जनरल अफेयर्स ऑफ द स्कीम, यानी कि जिस भी स्कीम में, जिस भी सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्ट किया है तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया है तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो, और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स यानी कि क्या क्या काम किए जा रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने जिस भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टर को मिलती रहती है। ये हमारा सेकेंड राइट है। और थर्ड हमें दे रखा है, रिसीव डिविडेंड विद इन 30 days ऑफ देयर डिक्लेरेशन एंड रिसीव द रिडेम्पशन रीपरचेज प्रोसीड्स विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन और रीपरचेज, यानी कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है तो उसके बाद जो उसका डिविडेंड आया, जो उसका रिटर्न आया है वो आपको, अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं कंपनी वाले कि हमें जो आपने इन्वेस्ट करी थी, इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसके बाद जो उनका रिटर्न आ रहा है, जब वो डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके 30 दिन के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका रिटर्न मिल जाएगा। और आपकी जो रिडेम्पशन है वो आपको 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है। यानी कि अगर आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी है तो उस मतलब अगर आपने किसी को बेची है तो उसके बाद आपको जो पैसा मिलने वाला है वो आपको 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। फोर्थ हमें दिया है, the trustee shall be bound to make such disclosures to the unit holder as are essential in order to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investment। यानी कि जो हमारी कंपनी के ट्रस्टीज होते हैं, ये एक पोजीशन होती है, जैसे सीईओ होता है और मैनेजर होता है, तो इसी की तरह एक ट्रस्टीज की भी क्या होती है, पोजीशन होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो यूनिट होल्डर्स हैं यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है अपना पैसा, उन सबको उन्हें इन्फॉर्म करते रहते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं उनकी सिक्योरिटीज से रिलेटेड। और अगर वो उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने वाला है तो वो सारे डिसीजन क्या करता है, डिस्क्लोज करता है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सामने सारी जो डिसीजन है उन्हें बताते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमने ये डिसीजन लिया है और ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो वो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कराते हैं, जो यूनिट होल्डर्स हैं उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं कंपनी के ट्रस्टीज। तो ये हमारा फोर्थ राइट है। फिफ्थ राइट हमें दे रखा है, 75% of the unit holder with the prior approval of the SEBI can terminate the AMC of the fund। हमें दे रखा है कि जो यूनिट होल्डर्स हैं म्यूचुअल फंड के, अगर 75% of the unit holders with the prior approval of the SEBI can terminate the AMC of the fund। AMC की फुल फॉर्म होती है हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो अगर हमारी सेबी से
अप्रूवल लेने के बाद अगर 75% ऑफ यूनिट होल्डर्स चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, जो हमारी एएमसी है उनके फंड्स को टर्मिनेट कर सकते हैं। और जो हमारा 6th पॉइंट है वो हमें दे रखा है 75% ऑफ द यूनिट होल्डर कैन पास अ रिजोल्यूशन टू वाइंड अप द स्कीम। यानी कि जो 75% यूनिट होल्डर्स हैं, अगर उन्हें कोई स्कीम पसंद नहीं आ रही है म्यूचुअल फंड्स की और वो स्कीम को हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 75% यूनिट होल्डर्स यानी कि अगर जो 100 लोग हैं उनमें से 75 लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक रेजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ेगा और उसके बाद वो जो स्कीम है जो उन्हें हटानी है वो हटा सकते हैं। यानी कि 75% यूनिट होल्डर्स की हेल्प हमें चाहिए होगी कोई भी स्कीम को हटाने के लिए। तो हमारा 6th राइट है। 7th में दे रखा है एन इन्वेस्टर कैन सेंड कंप्लेंट्स टू सेबी who will take up the matter with the concerned mutual funds and follow up with them till they are रिजॉल्व। यानी कि अगर किसी इन्वेस्टर को कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है अपनी म्यूचुअल फंड्स की सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो क्या कर सकता है, एक कंप्लेंट सेंड कर सकता है सेबी को। यानी कि क्योंकि सेबी रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड्स को, तो इसलिए जो इन्वेस्टर है वो सेबी को एक कंप्लेंट जो है वो फाइल करा सकता है। और जो सेबी है वो क्या करेगी, वो जो भी मैटर है, जो भी परेशानी है इन्वेस्टर की, वो उस पर सेबी काम करेगी और म्यूचुअल फंड्स की हेल्प लेकर उस प्रॉब्लम को क्या करेगी, रिजॉल्व करेगी। और जब तक वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाती, जब तक सेबी उस पर क्या करती रहती है, कंटिन्यूसली उस पर काम करती रहती है और जो इन्वेस्टर है उसे जब तक उसका रिजोल्यूशन नहीं मिल जाता उसे प्रोवाइड करती रहती है हेल्प। तो ये हमारा 7th राइट है। तो हमारे जो 7 राइट है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।